हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री में हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलरिटी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज का सेशन जो है वो उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जिन्होंने कल का सेशन देखा है, क्योंकि सिमिलरिटी के बारे में जितनी भी बेसिक बातें वो सारी मैं कल बता चुका हूं। आज मैं बात करूंगा उसके आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में और कुछ बहुत बहुत अच्छे प्रश्नों के बारे में। 1 मिनट के लिए कल वाली क्लास को रिकॉल करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर दो ट्रायंगल्स इस तरह से हो, किस तरह से कि एक ट्रायंगल दूसरे को पूरी तरह से छुपा ले, बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले, अब एक ही नजर आता है दूसरा नजर ही नहीं आता, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे कहलाएंगे? वो दोनों कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उनमें कॉन्ग्रुएंसी देखी जाएगी, उनमें सर्वांग समता देखी जाएगी, हर तरह से एक जैसे हैं वो। उनकी दोनों की साइज अलग अलग है, साइड्स की, उनकी मीडियन भी एक जैसी है, उनके एंगल बाइसेक्टर एक जैसे हैं, उनका एल्टीट्यूड एक जैसा है, उनका परिमाप भी एक जैसा है, उनका एरिया भी एक जैसा है, उनके बारे में हर चीज एक जैसी है। लेकिन 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 सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी में कैसा है, उसमें कोई भी दो साइड्स हो, दो ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइड्स में अगर आप समान अनुपात देखते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स के, यहां पर क्या होता है, यहां पर सारी बातचीत सेम साइज की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? अनुपातिक रूप से एक समान होना चाहिए। आप कोरस्पोंडिंग साइड्स ले सकते हैं, आप दो ट्रायंगल्स की मीडियंस ले सकते हैं, आप दो ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ले सकते हैं, आप एल्टीट्यूड ले सकते हैं, आप इन रेडियस ले सकते हैं, सरकम रेडियस ले सकते हैं, पैरामीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों आनुपातिक रूप से दो सिमिलर ट्रायंगल्स में बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको कल बारीकी से एक एक बात बताई थी। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि 3 कंडीशंस देखी जाती है, अगर तीनों में से एक भी लागू हो जाए तो वो दो ट्रायंगल्स, भाई सिमिलरिटी चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि दो चीजें एक जैसी नजर आती हैं, बट नजर आती है एक जैसी दिखने में, लेकिन एक जैसी है नहीं। जैसे दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनमें एक का तो साइज है साइड का, मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर और दूसरे का 5 सेंटीमीटर। चूंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, चूंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं अगर, तो वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। अगर दो सर्कल्स हैं तो वो सिमिलर कहलाएंगी, अगर दो स्क्वायर हैं तो सिमिलर कहलाएंगे। यानी कि कंप्रेशन का मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक आकृति को दबाकर हर एंगल से सेम रेशो में छोटा कर दिया जाए तो दोनों आकृतियां क्या कहलाती हैं? सिमिलर कहलाती हैं एक दूसरे के। जो 3 मैंने आपको कंडीशंस बताई, वो कंडीशंस कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी साइड साइड साइड, यानी कि आप पहली दूसरी साइड का अनुपात, दूसरी तीसरी साइड का अनुपात और पहली तीसरी साइड का अनुपात, अगर ये अनुपातिक रूप से आप दोनों ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल एबीसी हो सकता है, दूसरा पीक्यूआर हो सकता है, अगर दोनों में आनुपातिक रूप से एक समान देखते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। दूसरा मेरा कंडीशन था वो था ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, और इसे हम डबल ए भी कह सकते हैं। अगर तीनों एंगल्स एक जैसे हैं या दो एंगल्स एक जैसे हैं तो तीसरा जो बच गया वो 180 में से इनका समी तो होगा, तो तीसरा भी अपने आप एक जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा मिलता है तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैंने आपसे कहा SAS, यानी कि दो साइड्स का मैं अनुपात देखना चाहूं और उनके बीच का जो एंगल है वो एक समान हो, तो भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर कहलाएंगे। कल मैंने आपको जो बताया उसके आगे मैं आज आप थ्योरम लेता हूं, एक मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिड पॉइंट थ्योरम को और बीपीटी थ्योरम को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, मैंने कल बताई थी आपको, यस्टरडे वी डिस्कस्ड। और ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं बात कर रहा हूं इसको सिखाने के बाद 5-7 मिनट लगेंगे, इसको बताने के बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस लेकर भी बताऊंगा कि यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे इसके बाद, वो हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, आप देखिए जब आपने ऑर्थो सेंटर देखा
तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशल केस था या ना? अगर आपने सरकम सेंटर देखा तो भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशल केस था। अगर मैं यहां बात करूं आपसे मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहां पर भी सिमिलरिटी की बातें करेंगे हम। अगर हम ओवरऑल सिमिलरिटी की बातें करेंगे तो भी राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ खास बातें बनती है, वो सारी देखते हैं हम लोग, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करते हैं। जरा देखिएगा, नाम से पता चल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों जो वर्टेक्सेस हैं, इन तीनों की 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होंगी। कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाना है, कोई भी 2 साइड्स जो मन करे। वो साइड्स ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। जनरली हमें अच्छा दिखाई दे, इसके लिए हम ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं ताकि क्लैरिटी से नजर आए। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट लूं, ये मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए इस ए बी का साइज 10 सेंटीमीटर है तो ये मान लो डी है, तो फिर ए डी की दूरी 5 होगी और बी डी की दूरी भी 5 होगी। मिड पॉइंट का मतलब है बिल्कुल मिडिल, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इसी तरह से ए सी का भी अगर मैं मिड पॉइंट लूं और मान लीजिए मैं इसे ई बोलूं, और मैंने क्या किया, कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अगर मैंने इन दोनों के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ध्यान दीजिएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम 2 रिजल्ट निकाल कर देती है। क्यों निकाल कर देती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट निकाल के देती है। पहला रिजल्ट ये निकाल के देगी कि ये जो आपने बनाया डीई, वो हमेशा बीसी के पैरेलल होगा। आप याद करो एक बार कल वाली मेरी क्लास को, कल मैंने जब आपको थेल्स थ्योरम कही थी तो मैंने मिड पॉइंट्स की आपसे कहीं भी बात नहीं की थी। मैंने मिड पॉइंट की कहीं भी आपसे बात नहीं की थी। मैंने वहां क्या बात की थी जरा हल्का सा देखिएगा, मैं इसी स्पेस में बनाता हूं। मैंने कल आपको कुछ ऐसा कहा था, ये ए बी सी है और मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाना चाहता हूं। अगर आप इसको देखते हैं डीई, तो आप देख पा रहे हैं कि ये मिड पॉइंट नहीं है, ये डी पॉइंट ए से बहुत दूर है और बी के बहुत पास है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर ये 4:1 में है, ये आपको पता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप ए डी पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और ए सी पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और इन दोनों को मिला लीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? मैंने ये कहा ही नहीं कि यहां पर ये दोनों मिड पॉइंट है। ध्यान से सुनना, दोनों में एक फर्क है। देखो दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल मैंने दिया नहीं था। मिड पॉइंट थ्योरम में वो पैरेलल बोलता नहीं है, वो मिड पॉइंट थ्योरम में बोलता है मिड पॉइंट्स को मिलाना है। पैरेलल तो होता है, ये हम रिजल्ट मानकर चलते हैं, जबकि इसके अंदर उसने ऑलरेडी पैरेलल बोला। अगर हम कल की थेल्स थ्योरम बोले तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं। डीई पैरेलल किसके बताओ? बीसी के। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका नाम यही है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी कि ये एडी और डीबी जिन अनुपातों में होंगे, एडी बटा डीबी और यहां एई बटा ईसी, ये आनुपातिक रूप से बिल्कुल एक समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल में ऑलरेडी खूब समझा रखा है। इसके बारे में आज हम इसकी बात करते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा, और जब ये दोनों समझ लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि क्या अच्छा बारीक डिफरेंस है। दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि जो डीई है, ये निश्चित रूप से इस बेस लाइन बीसी का आधा होगा। हाफ ऑफ क्या होगा बताइए? बीसी। ये 2 रिजल्ट ही इसके निकल कर आते हैं। इन दोनों रिजल्ट्स पर आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। क्या मैंने कहा? अगर ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई, इनको मिलाया गया तो डीई साबित होगा पैरेलल है बीसी के, और डीई आधा होगा किससे बताइए? बीसी से। ये 2 रिजल्ट निकल कर आते हैं। अच्छा, जरा थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। देखो, जैसा मैंने कल भी कहा था, ये दोनों लाइन पैरेलल साबित होती है, ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आप समझते हैं कि ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए या नहीं हो गए बताइए मुझे? तो ये दोनों एंगल अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं तो दोनों बराबर हैं। अगर दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं तो दोनों क्या है बताइए? बराबर हैं। अगर ये x है तो ये भी x है। इसी तरह से ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं
और ये क्या बनेंगे बताइए? अगर ये y है तो ये भी y है। अगर हम बात करें ये जो एंगल A है, ये एंगल A इन दोनों में ही क्या है बताइए? कॉमन है। एंगल A दोनों में ही क्या है? कॉमन है। अगर एंगल A दोनों में कॉमन है तो आप यहां समझने की कोशिश कीजिए, ये जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला? छोटा वाला ADE, और बड़ा वाला कौन सा है? ABC। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बताइए? सिमिलर हैं। दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप यहां पर बात कर सकते हैं कि जो AD है, AD, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, इस Y के सामने क्या दिख रहा है आपको? मैंने आपको ये तरीका बताया था, आप तीनों एंगल्स पकड़ लीजिए, वर्टेक्सेस पकड़ लीजिए, उनके सामने वाली साइड से कंपैरिजन कर लीजिए। जरा देखिए इस Y के सामने क्या दिख रहा है आपको? Y के सामने आपको AD दिख रहा है, और इस Y के सामने क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा ट्रायंगल का है तो आपको AB दिख रहा है। आपको मालूम है, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको मालूम है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब अगर ये अनुपात में 1 है तो भी ये अनुपात में 1 ही है, और ये मिड पॉइंट है तो ये अनुपात में 1 है तो ये भी अनुपात में 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम यहां बातचीत करें, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये AD, अगर मैं AD और AB, अगर मैं AD और AB की बात करूंगा तो क्या ये 1/2 नहीं मिलेगा क्या? मुझे बताइए मेरे को, क्योंकि AD भाई, अगर ये AB अगर 10 सेंटीमीटर है तो D इसका मिडिल पॉइंट है, तो जितना साइज AD का है उतना ही साइज DB का भी है। तो मैं बड़े ट्रायंगल में अगर ये वाला साइड देखता हूं करस्पॉन्डिंग तो AB मिलता है, और छोटे ट्रायंगल में देखता हूं तो AB मिलता है, AD। तो AD जो है वो AB में 1:2 का संबंध है। इसी तरह से AE और AC, AE और AC में भी 1:2 का संबंध है। अब ये प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है? कि ये भी इसका आधा होगा। कैसे प्रूव हुआ? अरे भाई ये तो प्रूव हो ही गया ना। क्या प्रूव हुआ? कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है बताइए? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ये प्रूफ पहले हुआ। कैसे प्रूव हुआ? आपको मैंने कहा कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जैसे हो गए, ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों में कॉमन है, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है बताइए? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो दोनों के बीच में सभी चीजों के आनुपातिक रूप से संबंध एक जैसे बने रहते हैं। और आनुपातिक रूप से संबंध का मतलब क्या है? कि अगर इसकी साइड ये लूंगा मैं तो इसकी साइड क्या लेनी पड़ेगी? जैसे इसकी साइड है छोटे वाले की AD तो इसकी AB, इसकी AE तो इसकी AC। भाई छोटे वाले में ये, बड़े वाले में पूरी, छोटे वाले में ये, बड़े वाले में पूरी। अगर ये दो साइड्स ऐसे मिल रही है 1:2 में, तो बेस लाइन भी तो 1:2 में मिलनी चाहिए। यानी कि निश्चित रूप से ये जो DE है, ये जो DE है और जो BC है, इसमें भी 1:2 का ही संबंध होगा। इसीलिए ये रिजल्ट निकल कर आता है कि ये जो DE है वो हाफ ऑफ क्या होता है बताइए? BC। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो बताना चाहता हूं एरिया को लेकर। किसको लेकर बताइए? एरिया को लेकर। सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न भी एरिया को लेकर ही पूछे जाते रहे। अगर मैं आपसे ऐसी बात करूं, ये ABC है और ये मिड पॉइंट से DE, ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा, ये सब कुछ आप ऐसे कैसे मान लीजिए। हमने ये प्रूफ कर लिया ADE और ABC दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। मुझे बताइए, अगर ये साइज 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आपको मैंने कल क्या बताया था? आपको याद है? हल्का सा लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में आए। मैंने कहा था कोई भी साइड लीजिएगा, जैसे साइड को अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल ADE की बात हो रही है, ADE और ये AB क्या बताइए? C। ये दोनों क्या है बताइए? सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है मतलब क्या? दोनों की हाइट, दोनों के मीडियन, दोनों के एंगल बाइसेक्टर, दोनों की इन रेडियस, दोनों की सरकम रेडियस, दोनों के पैरामीटर, बताइए सारी चीजें होगी कि नहीं होगी? सब के सब समान अनुपात में चलेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, याद है कि आपको? यहां पर साइड्स पे ले लीजिए। साइड्स मतलब क्या? अगर मैं इसका साइड लेता हूं AD तो इसका क्या होगा? AB। तो साइड 1 और इसका साइड 2, इसको 2 नाम देते हैं बड़े वाले को। तो इसका ये वाला साइड हो गया AD और इस वाले का हो गया AB।
और ये सब के लिए आपको याद है मैंने यहां लिखा था, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, रूट में मैंने कहा था डेल 1 और डेल 2, यू रिमेंबर? क्यों कहा था? क्योंकि ये सब सिंगल यूनिट में है, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी, लेकिन ये क्या है बताइए? ये रूट में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है। तो मैंने कल आपको ये समझा दिया था कि अगर आपको दो इस तरह के ट्रायंगल्स जो दोनों आपस में सिमिलर हो, अगर उनके क्षेत्रफल की सीधी बात करनी हो तो आप इन सब का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन सब का स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर इन सब का स्क्वायर कर दो, अभी मेरे को साइड नजर आ रही है, तो मैं साइड 1 और साइड 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो चलेगा। बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? यहां पर इस ट्रायंगल ADE में इसका साइज क्यों है? 1 है, 1। तो मैं बात करूंगा 1, और इसका साइज कितना है? 1 + 1 कितना बताइए? 2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा बताइए? 4। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ADE, मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, छोटा ट्रायंगल वो 1 बना रेशो में, क्योंकि 1 और 1 रेशो है। एक्चुअल अभी पता नहीं अपन को, अपन रेशो में काम कर रहे हैं। और यहां मैं बात करूं आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो रेशो में कितना बनेगा बताइए? 4। कितना बनेगा? 4, क्योंकि आपके सामने मौजूद है। और इसको और बारीकी से देखना चाहते हैं तो कल वाली क्लास देख लीजिए, मैंने और बारीकी से बता रखा है। तो आप एक बात बताइए, क्या ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया अगर 1 हुआ, मान लीजिए ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये बड़ा वाला कितना है? ये 4 गुना होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इससे क्या मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं? क्या एक ट्रेपेजियम आपको नजर आ रहा है? बताइए क्या नजर आ रहा है? DECB, ये ट्रेपेजियम जो है इसका एरिया अगर मैं देखना चाहूंगा तो क्या वो रेशो में 3 नजर आना चाहिए? क्या वो रेशो में 3 नजर आना चाहिए? तो बिल्कुल नजर आना चाहिए। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अटेंशन अटेंशन और अटेंशन, ये रिजल्ट्स केवल और केवल मिड पॉइंट थ्योरम के लिए ही माने जाएं। ये रिजल्ट्स थेल्स थ्योरम के लिए नहीं माने जा सकते। क्यों नहीं माने जा सकते? क्योंकि यहां पर तो 1 और 1 है, वहां पर 3 और 2 भी हो सकता है, वहां पर 5 और 3 भी हो सकता है, वहां पर अलग अलग हो सकता है। हाँ ये बात अलग है, वो 5 और 3 होगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 5 + 3 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 64 - 25 करके हम ये निकाल लेंगे। ये तो सही बात है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। यहां तो क्या है, हम शाश्वत सत्य की तरह बोल सकते हैं कि साहब ये होगा ही होगा। तो हम यहां सिंपल बात करेंगे, ट्रायंगल ADE अगर बात करूं और ट्रायंगल ABC और बात करूं मैं यहां पर आपके सामने, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बात है, ट्रेपेजियम DECB, अगर इनके एरिया की बात करूं तो ये 1 अनुपात है, ये 4 अनुपात है, और ये 3 अनुपात है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो ये क्या रिजल्ट निकाल कर दिया मैंने? एरिया से संबंधित रिजल्ट निकाल कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कौन सी मैंने बोली आपको? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बात को समझ पा रहे? इट इज नथिंग बट मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर सिर्फ ये दे, अगर ये दे, मान लीजिए ये दिया 70, तो सिर्फ ये पूछे तो 210 होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये दिया तो ये निकल जाएगा, सिर्फ ये। और अगर ये दिया और पूरा पूछा तो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। पूरा दे तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप किस में करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम में इस काम को कर सकते हैं। एक बार मैं बताना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए गलती से भी। कल जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कोई पैरेलल लाइन है, और मान लीजिए कुछ ऐसी बात हो कि ये मान लो 6 है, और ये मान लो कि सपोज 4 है। सपोज ये 6 और 4 है, ये भी 6 और 4 है, 5 कर देते हैं, इसको कट जाएगा वरना रेशो में, 6 और 5 कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या इस केस में मिड पॉइंट लगा? नहीं नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों क्या है बताइए? पैरेलल है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक गिवन है कि ये पैरेलल है, जबकि यहां पर हमने निकाला मिड पॉइंट में कि अगर मिड पॉइंट्स निकलते हैं, मिलते हैं, तो पैरेलल होता है। समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर भी मैं सेम बात कर सकता हूं आपसे, लेकिन कैसे करूंगा? ये वाला, इसका जो एरिया है वो क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिए। 6 + 5 क्या है? 11। 11 का स्क्वायर करो 121, तो इस पूरे का कितना होगा बताओ? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अगर मैं बात करूं 6, 5, 11, 4, 8, ये 85 बच गया।
ये कितना बच गया बताइए, 85 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात तो वही है, लेकिन यहां पर हम फिक्स नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, और वहां पर हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट, वो क्या, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो मैं प्रूव करके आपको बताता हूं, और फिर उन्हीं रिजल्ट्स को एक आसान से तरीके से भी देखता हूं। और अब बच्चे बोलेंगे सर आसान सा तरीका ही बता दो, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको रीजनेबली हर चीज पता होनी चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए तो अपन अगले पेज पर ही लिखते हैं, क्योंकि एक ही पेज पर मुझे सारी चीजें बनानी है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको ये सलाह दूंगा, क्या सलाह दूंगा, 5-10 मिनट के लिए पेन डाउन कर दीजिए और सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए और देखिए स्क्रीन पर क्या आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक और इंपॉर्टेंट बात है। आप बहुत सारे बच्चे बहुत ही अजीबो गरीब रिजल्ट्स याद करते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको वो रिजल्ट्स आसान से तरीके से बताता हूं। फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, सिमिलरिटी का बस ये कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद कम से कम आज जितने हो जाएंगे वो तो ठीक है, उसके बाद में भी कम से कम 20-25 क्वेश्चंस हम लोग सिमिलरिटी की डिस्कस करेंगे, अच्छे से अच्छे, टफ से टफ। जरा बोर्ड पे देखो, अगर मैं ये बात करूं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके सामने है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री आपका वर्टेक्स बी पर बनता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद अगर आता हो, तो मैंने दो सेंटर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात की राइट एंगल ट्रायंगल की। एक तो मैंने आपको ऑर्थो सेंटर बताया था, आपको ध्यान हो तो आप खुद दिमाग लगा के बताइए, ऑर्थो सेंटर हमेशा कहां होता है, जहां पर 90 डिग्री होता है, यह हमारी हमेशा बातचीत हुई है। दूसरा आपको ध्यान होगा सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर कहां होता है आपको मालूम है, इस हाइपोटेन्यूस का आधा होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये सब बातें मैंने आपको सिखा रखी है। अब यहां हम बात कर रहे हैं कुछ और, समथिंग डिफरेंट। देखिए जरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे समकोण त्रिभुज में दो नए समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है, दो नए। तो मैं कैसे कर सकता हूं, आप देखिए, दो नए बनाऊंगा, कॉमन सेंस हमेशा अपने साथ रखिएगा। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो 2 बार 90 होना चाहिए, एक बार तो दिख रहा है, तो एक बार तो इस ट्रायंगल का दिख रहा है। तो अगर हम 90 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, किसी न किसी साइड पर परपेंडिकुलर डालना चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए, उसके बिना कैसे हो पाएगा। क्या वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर हम एल्टीट्यूड डालें तो काम हो सकता है। क्या वर्टेक्स ए से हो सकता है, ये दिख रहा है ना सामने, ऑलरेडी एल्टीट्यूड ही तो है ये, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। ना तो ए से हो सकता ना सी से हो सकता, तो केवल वो काम बी से हो सकता है। तो वर्टेक्स बी से हम एसी पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं और ये बनाते हैं बीडी। क्या बनाते हैं, बीडी। और ये बीडी जो है एल्टीट्यूड अगर है तो फिर ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक 90 डिग्री है और इसके बाजू में ये दूसरा 90 डिग्री है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये हमारे सामने क्या नजर आ रहा है आपको, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, और दूसरा कौन सा है, बी सी डी, और तीसरा कौन सा है, अरे तीसरा तो खुद है ही ए बी सी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्या चीज प्रूव करनी है हमारे को। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो नए राइट एंगल ट्रायंगल्स का निर्माण करते हैं तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स जो बनकर आए हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ना केवल वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बल्कि वो जो मेन आपका ट्रायंगल था उसके भी सिमिलर होते हैं। मैंने आपको सिमिलरिटी की 3 कंडीशंस बता रखी है। अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम मिल जाए, या आपको 3 एंगल सेम मिल जाए, 2 मिले तो भी चलेगा, या फिर 2 साइड्स का रेशो सेम हो और दोनों के बीच का एंगल जो उनके बीच का है वो एक समान हो। अगर इनमें से कोई एक बात भी लागू होती हो तो वो क्या लगेंगे बताइए, वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अभी मैं यहां पर बात करूं आपसे
सबसे पहले बड़े ट्रायंगल की, सबसे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो जरा मेरी बात को। सबसे बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी। जैसा मैंने कहा, एक बार पेन डाउन कर दीजिए, और मैं भी थोड़ा स्लो बताऊंगा इस चीज को, वरना ये समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी, आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल, किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर 180 होता है तो ये 90 है, एंगल बी 90 है, तो बच गया ए और सी। मैं बड़े की बात कर रहा हूं, ए बी सी की, बच गया ए और सी, तो ए और सी मिलकर भी 90 होना चाहिए, तभी तो टोटल 180 होगा। तो ए या सी में से किसी भी एक को थीटा मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम, किसी भी एक को मान लीजिए, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा बताइए, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। तो मैं ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल्स देख पा रहा हूं, ये रहा 90 एंगल बी, एंगल सी थीटा है, और एंगल ए 90 माइनस थीटा है। ये तो बात हो गई आपने बड़े ट्रायंगल की। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे छोटे ट्रायंगल के बारे में। छोटा ट्रायंगल आपका दो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। जरा एक बार सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ए बी डी, क्या ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है? हां, यही तो काम करना था हमारे को, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना था। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर एक एंगल तो 90 होना ही चाहिए, ये तो पक्की बात है। तो जरा एक बार सिर्फ फोकस कीजिए ए बी डी पर, सिर्फ ए बी डी पर फोकस कीजिए। क्या ये 90 है? हां, ये 90 है, बिल्कुल है। और ये 90 माइनस थीटा, हालांकि ये 90 माइनस थीटा हमने बड़े ट्रायंगल के लिए लिया था, लेकिन अगर हम बात करें ए बी डी, तो ए एंगल तो इसमें भी आता है, ए बी डी में भी तो आता है। तो अगर ए 90 माइनस थीटा है तो इसको रहने दो, तो एंगल बी को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। तो ए बी डी में एंगल डी तो 90 हो गया, एंगल बी थीटा हो गया, और एंगल ए 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, एक और ट्रायंगल बनता है नीचे, एक और ट्रायंगल बनता है नीचे, और वो ट्रायंगल है बी सी डी, ट्रायंगल बनता है बी सी डी। जरा बी सी डी पर आते हैं। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि ये एल्टीट्यूड था तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये तो थीटा है ही, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी तो तीनों का सम 180 आ पाएगा। ये तो 90 है ही, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है। मैंने ये तीनों ट्रायंगल लिखे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरे को जवाब दीजिएगा आराम से, कोई हड़बड़ी मत करो। क्या इन तीनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल 90 90 90 है? बिल्कुल। एबीसी में एंगल बी 90 है, ए बी डी में डी 90 है, और बी सी डी में डी 90 है, क्योंकि डी तो कॉमन है। तो इन तीनों में 90 90 90 मुझे मिला, तीनों में मुझे 90 90 90 मिला। क्या तीनों में मुझे थीटा मिल रहा है? इस बड़े वाले एंगल में एंगल सी थीटा है, इस बड़े वाले एंगल में अगर मैं बात करूं तो थीटा। देखो तीनों में मुझे कॉमनली क्या मिल पा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तीनों की तीनों एंगल में मुझे क्या मिल पा रहा है? एक तो मुझे क्या मिल पा रहा है बताइए, 90 डिग्री। क्या मिल पा रहा है बताइए? 90 डिग्री मुझे मिल पा रहा है, पहली बात। दूसरा मुझे एंगल क्या मिल पा रहा है बताओ? थीटा मिल पा रहा है। क्या मिल पा रहा है? थीटा मिल पा रहा है। दूसरा तीसरा मुझे क्या मिल पा रहा है? 90 माइनस थीटा भी मिल पा रहा है। थीटा देखो ये रहा, थीटा इधर भी है। अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करता हूं एबीसी, तो एंगल सी, एंगल सी क्या है बताओ? थीटा है। एंगल सी ये थीटा, एंगल सी का मतलब है ये एंगल में आ गया, कोई बात नहीं। एंगल सी क्या है? थीटा, बड़े वाले में। इस छोटे वाले में भी थीटा है, और इस छोटे वाले में भी थीटा है। इस बड़े वाले में 90 माइनस थीटा है, इस छोटे वाले में भी 90 माइनस थीटा है, और इस छोटे वाले में भी 90 माइनस थीटा है। आपको पता है अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स ऐसे हों जिनमें दो एंगल्स एक समान आ जाएं, दो एंगल्स एक समान आ जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और यहां पर तो क्या हो रहा है, इन तीनों ही ट्रायंगल्स में तीनों ही एंगल्स एक जैसे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। ये पहली बात निकल कर आई। अब मैं बात करूंगा आपसे इनका आपस में कंपैरिजन करना, इनका आपस में कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करने को अपन बातचीत करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर ट्रायंगल बड़ा वाला उठा लेता हूं, ए बी सी। सबके सब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी प्रूव हो गया सिमिलर है किसके बताइए? ए बी डी के। तो आपको मालूम है मैंने पहले भी सिखाया कंपैरिजन करना, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक तरीके से तमीज से
एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं रिजल्ट्स निकाल के दे रहा हूं, फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। इसमें हर चीज कई तरीकों से निकाली जा सकती है। जरूरी नहीं है हर बार हम सिमिलरिटी से ही काम करें, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी तो कम से कम वो तो पता होना चाहिए। कल को मान लीजिए कोई एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया, कोई थ्योरेटिकल चीज पूछ ली और आपको सिमिलरिटी पता ही नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसका आंसर कैसे दोगे? प्रैक्टिकल आंसर तो अपन कई तरीकों से निकाल सकते हैं, फिर फंस जाएंगे। फंसाना नहीं चाहता मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। बोर्ड पे देखो, मैंने ये प्रूव करके बताया है कि ये तीनों सिमिलर हैं। क्यों? तीनों में तीनों एंगल समान है। अब देखो, एबीसी और एबीसी बड़ा और एबीडी की बात करता हूं। अब तुरंत चलिए मेरे साथ, सबसे पहले उठाइए 90 के सामने, इस बड़े वाले में उठाइए 90 के सामने क्या है बताइए? एसी। 90 के सामने क्या है बताइए? एसी। इस वाले में, ऊपर वाले को उठा रहा हूं मैं, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है और बड़ा वाला तीसरा ट्रायंगल है। अगर मैं बात करूं, मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूं इस पहले वाले से, तो 90 के सामने क्या था? एसी। इसमें 90 के सामने क्या है बताइए? एबी। इसमें 90 के सामने क्या है? ए बी। अच्छा, 90 के सामने बात हो गई। अब 90 माइनस थीटा के सामने, या थीटा कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन एक जैसा लेना बस, तभी तो अपन कंपैरिजन कर पाएंगे। क्योंकि तीनों एंगल्स सेम है, लेकिन तीनों एंगल्स इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं। वर्टेक्स सेम हो बिल्कुल वो जरूर नहीं है, ये मैंने कल भी सिखाया था, कल के सेशन में अच्छे से बताया था इस बात को। इधर देखिए, 90 के सामने मैंने देख लिया, यहां पर ए बी है और यहां 90 के सामने क्या? एसी है। अगर इस थीटा में इस बड़े वाला ट्रायंगल में उठाऊं तो ये रहा थीटा। इस थीटा के सामने क्या है? ए बी। थीटा के सामने क्या है बताइए? ए बी। और इस छोटे वाले में थीटा ये रहा, थीटा के सामने क्या है? ए डी। ए डी। काम तो वैसे समाप्त हो चुका, लेकिन एक और बात कर लेते हैं अपन। 90 माइनस थीटा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है बताइए? बीसी। क्या है बताइए? बीसी। और इस छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या बताइए? बीडी। क्या है? बीडी। अब जरा देखिए यहां पर कि कौन सा ऐसा है जहां पर हम कुछ काम कर सकते हैं। इन दोनों में देखें तो कोई सेम नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। इनमें जरा गौर कीजिएगा, यहां पर क्या, यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है? मुझे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? देखिए, ए बी मल्टीप्लाई ए बी, तो मैं कह सकता हूं ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर बराबर क्या बताइए? ए सी मल्टीप्लाई ए डी। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई ए डी। ये रिजल्ट नंबर 1 होगा, ये रिजल्ट नंबर 1 होगा। ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, ये रिजल्ट नंबर क्या हो गया बताइए? 1। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। क्या निकल कर आया? ये जो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा? ए सी मल्टीप्लाई ए डी। अभी कैसे क्या है वो सब बात कर लेते हैं। एक बार तो कॉन्सेप्ट से देख लो कैसे आ रहा है, तो वो आपको समझ में आ रहा है। ये रिजल्ट्स मैं आपको 3 रिजल्ट्स दे रहा हूं और तीनों रिजल्ट्स निकालने के कई तरीके भी बता रहा हूं, है कि नहीं, जिसमें से ये कॉन्सेप्चुअल तरीका जो जरूरी है। ये तो मैंने कहा पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन इधर करते हैं हम। अभी मैंने पहले का कंपैरिजन किया दूसरे से, अब मैं पहले का कंपैरिजन करता हूं तीसरे से। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी जो बड़ा वाला है, ये सिमिलर है तीसरे वाले से, यानी कि बी सी डी से, अगर मैं इनमें कंपैरिजन करना चाहता हूं तो कैसे करूं बताइए? अभी भी मेरे पास, पहले मैंने पहले और दूसरे में कंपैरिजन किया था, अब मैं पहले और तीसरे में कंपैरिजन कर रहा हूं। अब पहले और तीसरे में कर रहा हूं, यानी कि बड़े वाले का इस नीचे वाले से कर रहा हूं। बड़े वाले में उठाते हैं, बड़े वाले में यानी कि ए बी सी में 90 के सामने क्या बताइए? एसी। 90 के सामने क्या बताइए? एसी। और जो नीचे वाला है इसमें 90 ये रहा, 90 के सामने क्या बताइए? बीसी। 90 के सामने क्या बताइए? बीसी। बिल्कुल सही बात है। 90 के बाद में मैं थीटा की बात कर लेता हूं। इस बड़े वाले में इस थीटा के सामने क्या बताइए? ए बी। थीटा के सामने क्या बताइए? ए बी। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले में ये थीटा रहा, इस थीटा के सामने क्या बताइए? बी डी। क्या है बताइए? बी डी। अब मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूं, तो इस बड़े वाले में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने क्या बताइए? बी सी। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? बी सी। और छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या बताइए? सी डी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अब जरा देखिए, इस फर्स्ट वाले में यहां जो रिजल्ट निकल कर आता है, इस रिजल्ट में क्या है, मैं इसको, क्योंकि यहां पर नीचे बीसी और यहां पर ऊपर बीसी है, तो अगर मैं केवल ये वाला पार्ट जरा देखिए हाईलाइट कर देता हूं, मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं, तो बीसी मल्टीप्लाई बीसी क्या होता है? बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर बराबर, ये बीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एसी मल्टीप्लाई सी डी। ये एसी तो दोनों में कॉमन था, लेकिन ये सी डी है, जबकि इसमें ऊपर वाला पार्ट था। जरा ध्यान दो कैसे समझने की, ये सी डी है, ये सी डी है,
ये क्या है, उस पार्ट में चला जाता है, कॉर्नर में तो सेंसिटिव हो जाता है ये लिखने में, समझ पा रहे होंगे। तो ये मैंने क्या, बी, देखो पहले क्या था ए बी स्क्वायर, अब क्या है बी सी स्क्वायर, है वही सामने, ये पहले भी एसी था अभी भी एसी है, लेकिन पहले एसी मल्टीप्लाई एडी था और अब एसी मल्टीप्लाई सीडी है। थोड़ा सा समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझेंगे सब चीज समझ में आएगी। तो यहां पर आपको बीसी का जो बीसी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन बहुत आसान, क्योंकि बीसी स्क्वायर अगर ये है तो ये जो भी आएगा उसका रूट निकालेंगे तो ए बी आ जाएगा, ये जो भी है उसका रूट निकालेंगे तो बीसी आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात जरा सुनिए मेरी बात, क्या हम इससे, अगर आपको ए बी और एडी पता हो तो क्या एसी नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। क्या ए बी और एसी पता हो तो एडी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। इस इक्वेशन में एक तरह से 3 वेरिएबल्स हैं, कोई भी 2 पता हो तो तीसरा निकल सकता है, और तीसरा निकालने के और भी तरीके बताता हूं, अभी थोड़ा सा धीरज रखिएगा। तीसरा कंपैरिजन भी मुझे सिखाना पड़ेगा, एक बार तीसरा कंपैरिजन देखिएगा। अभी मैंने पहले को दूसरे से कंपेयर कर दिया, पहले को तीसरे से कंपेयर कर दिया, अब दोनों छोटों की बारी है। दोनों छोटे भी तो आपस में सिमिलर है, और उन दोनों छोटों से ही असली रिजल्ट निकलता है, जो 10 में से अगर 8 बार 10 में से अगर 8 बार एग्जाम में प्रश्न आता है तो इस छोटे 2 ट्रायंगल से जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसी से पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन पता सब कुछ। छोटा ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल ए बी डी, ये सिमिलर है। सिमिलर किसके बताइए? ट्रायंगल ये ए बी डी और बी सी डी, ये सिमिलर है। ट्रायंगल क्या बताइए? बी सी डी। तो अगर मैं यहां बात करूं सिमिलर है, तो सिमिलर में कैसी बात बनेगी जरा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे बच्चे सब अटेंशन दीजिएगा। कुछ मार्कर को लेकर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे सबके सब लोग। देखो अगर मैं बात करूं, कभी कभी कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं, क्योंकि अभी मेरे को लिखने में थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि अजीब से ये वर्ड्स बन रहे हैं ना चाहते हुए भी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जरा देखिएगा सबके सब, अगर मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को कंपेयर करूं तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे भी करता आया था, वही 90 90 के सामने। तो इस वाले में दोनों ही 90 डी पर है, तो इस डी के, इसके छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है? ए बी। क्या है बताइए? ए बी। और इसमें 90 के सामने क्या बताइए? बीसी। इसमें 90 के सामने क्या है? बीसी। और ये किसके बराबर है? अब 90 के अलावा आप थीटा उठाते हैं, अगर इसमें थीटा उठाऊं तो थीटा के सामने क्या बताइए? एडी। थीटा के सामने क्या बताइए? एडी। और यहां मैं बात करूं थीटा, तो थीटा के सामने क्या दिख रहा है यहां पर? बीडी। क्या दिख रहा है बताइए? बीडी। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो जरा देखिए, अब 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यहां पर क्या है बताइए? बीडी। क्या है बताइए? बीडी। और यहां पर नीचे में बात करूं आपसे 90 माइनस थीटा, तो क्या है बताइए? सीडी। क्या है बताइए? सीडी। तो अगर मैं बात करूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो यहां पर ये सीडी है, सीडी। कुछ ना कुछ सिस्टम में आज गड़बड़ी हो रही है तो लैकिंग आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर हम यहां कंपैरिजन करना चाहें तो सारे के सारे बच्चे ध्यान दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं, क्या कि बीडी स्क्वायर, अगर मैं इसका रिजल्ट यहां निकाल के दूं तो क्या निकालू बताइए? बीडी स्क्वायर। और बीडी स्क्वायर कितना आ रहा है बताइए? बीडी स्क्वायर होगा एडी मल्टीप्लाई सीडी। एडी मल्टीप्लाई क्या बताइए? सीडी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बीडी स्क्वायर, और यही पूछा जाता है बीडी स्क्वायर। बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? एडी मल्टीप्लाई बीडी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा? एडी मल्टीप्लाई क्या बताइए? सीडी। ये जो तीसरा रिजल्ट है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीडी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडी मल्टीप्लाई क्या बताइए? सीडी। टेक्निकल सम मिस्टेक्स आर देयर, कोई बात नहीं, कुछ लैकिंग हो रहा है, देखेंगे बाद में, आज वाली क्लास तो करते हैं हम लोग। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये 3 रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि तीसरा रिजल्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे एक बात की जानकारी दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग। एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं बात करूं ए बी सी, यहां लेकिन नहीं आ रहा, तो उस पेज पर ही कोई दिक्कत आ रही थी, कोई बात नहीं, ये डी यहां बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये हमने एल्टीट्यूड डाला था। मुझे एक बात बताइए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो 1/2 बेस इसका बीसी है और हाइट इसका ए बी है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी ट्रायंगल में अगर मैं बेस एसी मान लूं तो कैसे आएगा एरिया? एरिया आएगा 1/2, बेस अगर मैं एसी मान लूं तो हाइट फिर कितनी? एल्टीट्यूड, वो आपका बीडी है, तो आपका बीडी है, सही बात है। अगर ये भी एरिया है और ये भी एरिया है तो दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, हाफ से हाफ को कैंसिल कर दीजिए
और मैं इस बीडी निकालने की बात करता हूं तो क्या बनता है बताइए, ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई क्या बताइए बीसी, और डिवाइड किससे कर दीजिए बताइए एसी से, तो भी आपको बीडी निकल कर आता है। तो अगर आपको साइड्स पता हैं तो फिर आपको इस तामझाम की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज हर वक्त क्लियर नहीं होती। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी एग्जामिनर क्या इंफॉर्मेशन दे देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये पहला रिजल्ट है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। दूसरा रिजल्ट है मेरे पास क्या बताइए, उधर रहा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, और तीसरा रिजल्ट है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। और मैंने आपको ये ए डी, ये जो बी डी निकालने का दूसरा तरीका है वो भी ये बताया कि अगर आपको ये बी डी चाहिए तो ये ए बी मल्टीप्लाई क्या करेंगे बी से और डिवाइड करेंगे ए सी से। ये मीडियन नहीं है, ध्यान रखना। मीडियन में तो फिर हम अपोलोनस थ्योरम यूज करते हैं, फिर तो स्क्वायर करना पड़ता है। इट्स नॉट ए मीडियन, ये एल्टीट्यूड है। ये क्या बताइए, एल्टीट्यूड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अभी मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो प्रश्नों की मदद से बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से सवाल संख्या 46 लेते हैं। अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेने वाला हूं। आप प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इतने दिनों से हम प्रश्न कम कर रहे हैं, थियरी ज्यादा कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में हम प्रश्न ज्यादा करेंगे, थियरी कम करेंगे, क्योंकि थियरी हमने बहुत सारी सीख ली है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न यह आपके सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। दो समान त्रिभुज हैं, द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स ए बी सी and PQ are 78 centimeter and 46.8 centimeter respectively. If PQ is 11.7 then the length of AB, attention देने की आवश्यकता है। एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है, बोर्ड पे देखिएगा ABC और दूसरा है PQR। ये मुझसे चूक गया बताना जो मुझे बताना चाहिए था। इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर प्रश्नों में 10 में से 7 8 में 10 में से 7 8 में अगर प्रश्न ऐसा दिया है जिसमें डायग्राम नहीं दिया गया तो आप भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। 10 में से 7 या 8 बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, बिना डायग्राम बनाए कर सकते हैं। सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो आपको क्या ध्यान देना है जरा देखिएगा। एंगल ए का कंपैरिजन हमेशा एंगल पी से कीजिएगा, एंगल बी का कंपैरिजन हमेशा एंगल क्यू से कीजिएगा, और एंगल सी का कंपैरिजन एंगल किससे कीजिएगा, आर से। अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो ए बी का कंपैरिजन किससे कीजिएगा, पी क्यू से कीजिएगा। ये बी सी का कंपैरिजन किससे कीजिएगा, क्यू आर से कीजिएगा, और ए सी का कंपैरिजन किससे कीजिएगा, पी आर से कीजिएगा। मैं आपको ढेरों सवाल करो के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। जरा देखो, ये ट्रायंगल उसने बताया मेरे को ए बी सी, और दूसरा बताया उसने पी क्यू आर। अब आपको मालूम है कि दोनों की पैरामीटर्स आपको दी गई है और दोनों ट्रायंगल से सिमिलर हैं, और आपसे एक लेंथ दी गई है और दूसरी लेंथ पूछी गई है। आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो उसने ऑलरेडी दे रखा है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों की लेंथ्स का जो रेशो है वो वही होना चाहिए जो दोनों की पैरामीटर्स का रेशो है, वही होना चाहिए जो दोनों की मीडियंस का रेशो है, वही होना चाहिए जो दोनों की एंगल बाइसेक्टर का रेशो है, दोनों के इन रेडियस का रेशो है, दोनों के सर्कम रेडियस का रेशो है। सब कुछ केवल एक एरिया को छोड़कर। और एरिया का रेशो भी देखना चाहते हैं तो एरिया ले आइए, एरिया 1 पहले ट्रायंगल का और दूसरे का, और उसका रूट कर लीजिए तो वही आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये मैं आपको कई बार बता चुका। अब इधर देखो, सीधा काम कैसे किया जाए, वो ऐसे किया जाए कि ये जो पी क्यू, देखो पी क्यू ये रहा, ढंग से समझना। और उसने आपसे क्या पूछा, ए बी, ये पूछा है, यानी कि पी क्यू और ए बी सेम रेशियो में होने चाहिए। सेम रेशियो में होने चाहिए तो अगर मैं दोनों के पैरामीटर की बात करूं तो पहले का पैरामीटर है 78 और दूसरे का पैरामीटर है 46.8। तो पैरामीटर 1 अपॉन पैरामीटर 2, साइड 1 अपॉन साइड 2। साइड 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि पी क्यू का कंपैरिजन में बीसी से नहीं कर रहा, पी क्यू कंपेरिजन में ए बी से कर रहा हूं। इसी सीक्वेंस में आपको देखना है। तो पी क्यू देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर 78 एंड 46 पॉइंट, ये तो ए बी सी और ये पी क्यू आर है, और पी क्यू दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है आपको 11.7, और ये ऊपर पूछा गया। समझना, देखो ऐसे उल्टा पुल्टा मत लिख देना कुछ भी। जिसके सामने जो लिखोगे ना, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी,
और ये वाला कौन सा है? पी क्यू आर। द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर 78 एंड समथिंग, एबीसी एंड पी क्यू आर। लेकिन उसने क्या बोला? पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में से 11.7 तो पी क्यू है, यानी इसका है, तो ये कितना होना चाहिए? देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर तो 11 4 44 होता है और 7 4 28 होता है, पूरा पूरा 4 बार कटता है, ये पूरा पूरा 4 बार कटता है, और 4 से ये कटता है 19.5 बार, 19.5। बात खत्म। ये एक्स मैंने क्या माना? ये मैंने माना एबी को ही तो माना है, तो एबी का आंसर आ गया 19.5 सेंटीमीटर। प्रश्न मैं बहुत कम बनाता हूं, बने बनाए जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, पीवाईक्यू उसका इस्तेमाल ज्यादा करता हूं। तो अगर आपको रेशो की नॉलेज है तो तुरंत काम हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बनाने जैसी बात ही नहीं है। अब एक बार चूंकि सिखाने की बात अगर आती है तो जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ए बी सी ये एक डायग्राम है, और इधर आपके सामने है पी क्यू आर। समझने की कोशिश कीजिएगा, पी क्यू आर, और इसका जो पैरामीटर है एबीसी का, वो उसने दिया आपको 78 और ये 46.8, 78 और ये 46.8। ये क्या दिया है बताइए? ये पैरामीटर दिया हुआ है, और जो साइज आपको दी है वो पी क्यू दिए 11.7, तो पी क्यू ये दिए 11.7 सेंटीमीटर, और आपसे ए बी ये वाली चीज पूछी गई है। तो आपको मालूम है अगर दोनों ट्रायंगल्स के जो पैरामीटर है, पैरामीटर का जो अनुपात होता है, वही अनुपात इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी होगा, वही अनुपात इनके लेंथ का भी होगा, एल्टीट्यूड का होगा, मीडियन का होगा, इन सेंटर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सब कुछ होगा, सब कुछ चलेगा। तो आपने या तो यहां से देख लेना था इनको रेशो में काट करके कि रेशो में काटने से क्या जाता है, लेकिन अपन को जरूरत ही नहीं है, ज्यादा अच्छा है जैसा मैंने बताया, बिल्कुल वो फॉर्मेट रखो। ये पहले वाले की पैरामीटर, ये दूसरे वाले का पैरामीटर, ये दूसरे वाले की साइड है, ये पहले वाले की साइड अपने आप आ गई, ये 4 बार कट गया, इससे 19.5, वरना 78 और 46.8 को भी हम काट कर बात कर लेते, बड़ी आसानी से कटता नजर नहीं आता। मान लो कल को ऐसा होता कि ये वाला इसका आधा होता, सपोज ये 78 और 39 होता, तो मुझे क्या दिखता है? ये जस्ट आधा है, तो मैं तुरंत क्या करता? इसका दुगना कर देता, 23.4, 11.7 का दुगना करता, लेकिन ऐसा मुझे नजर नहीं आया। तो जितनी जल्दी जिस प्रोसेस से हो जाए वो हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सच दैट पी आर 12 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर हैं, वो बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है कि सिमिलर हैं। एक्स वाई उसने बोला 15 है और वाई जेड जो है 24 है, तो उसको रेशो चाहिए पी क्यू और क्यू आर का। एक्स वाई पता है और वाई जेड पता है, 15 और 24 को हम काटे तो 5 और 8 बनता है, तो पी क्यू और क्यू आर भी 5 और 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, इसमें इस पी आर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये कैसे निकाला जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हर तरह के प्रश्न लेना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसने क्या बोला? एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दोनों सिमिलर है। देखिए मैं जानबूझ करके क्या कर रहा हूं कि एक को छोटा और एक को बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, लेकिन मैं जब कभी कॉन्ग्रुएंसी की बात करूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, दोनों एक जैसे बनाने पड़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बोला? पी आर, ये जो पी आर है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और इसने खुद ने कह दिया कि पी क्यू आर और एक्स वाई जेड सिमिलर है। एक्स वाई 15 है, ये एक्स वाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और वाई जेड जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। उसको रेशो चाहिए पी क्यू, इस पी क्यू का रेशो चाहिए उसको किससे बताइए? क्यू आर से। तो हमें मतलब केवल और केवल पी क्यू और क्यू आर से। जैसा आपको पता है कि अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो कभी भी साइड्स या बाकी सारी लेंथ्स एक समान नहीं होती, बल्कि वो एक समान रेशो में होती है। तो आप जरा समझिए, ये बिना बनाए कर सकते हैं, मैं जैसा मैंने किया। कैसे? जरा देखिए, ये जो लेंथ है पी क्यू, ये पी क्यू और एक्स वाई दोनों अनुपातिक रूप से एक समान होनी चाहिए। तो पी क्यू का तो मुझे पता नहीं, पी क्यू तो मुझसे पूछा गया है,
लेकिन एक्स वाई जरूर मुझे पता है कि 15 है। इधर मैं फोकस कर रहा हूं इन दोनों पर, तो क्यू आर तो मुझे पता नहीं क्योंकि मुझसे पूछा गया है, लेकिन वाई जेड जो इसके पैरेलल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो मुझे पता है 24 है। अगली वाली पे जाने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि अगले वाला तो ये 12 जो दिया था इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि पी आर और एक्स जेड की कोई बात ही नहीं है, तो इतना ही बहुत है। अगर हम बात करें 15 और 24 को काटे तो 5/8 बनता है। आप मेरा सेशन देखिए, रेशन प्रपोर्शन में मैंने आपको खूब अच्छे से सिखा रखा है कि कभी भी कुछ ऐसा हो a/5 और b/8 तो कुछ नहीं करना, a अनुपात b बराबर क्या होता है, 5/8 होता है। यह आप जानते हैं क्योंकि 8a बराबर क्या होता है, 5b होता है। अब ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ये सब मैंने रेशो में बता रखा है कि यहां पर a 5 होगा और b कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पर पी क्यू और क्यू आर तीसरा चौथा होता तो भी ऐसा ही चलता, तो दोनों के रेशो क्या है, 5 और 8। अब मैंने बिना बनाए कैसे किया वो जरा देखिए। इस एक्स वाई जेड में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कंपैरिजन कैसे कर रहे थे हम लोग, जरा देखो। एक्स वाई जेड इधर है और ए बी पी क्यू आर है, पी क्यू आर ऐसे है। इसने क्या किया, एक्स वाई और वाई जेड दिया, देखो जरा, एक्स वाई 15 और वाई जेड 24। एक्स वाई दिया इसने 15 और वाई जेड दिया इसने 24। इसने क्या पूछा हमसे, पी क्यू और क्यू आर। तो चूंकि दोनों ट्रायंगल क्या है बताइए, सिमिलर हैं, तो फिर इनमें भी ये सिमिलर चलेगा। ये रेशो बना 5 और 8 में, तो ये रेशो भी 5 और 8 में होना चाहिए। रेशो बोल रहा हूं मैं, साइज सेम नहीं बोल रहा, साइज तो अलग अलग हो ही सकती है, कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन रेशो दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशो बिल्कुल एक समान बने रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना केवल इन दोनों साइड्स के रेशो ये हैं, बल्कि बाकी और कोई चीज कंपेयर करेंगे तो उनके रेशो भी सेम ही आएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। थोड़े आसान प्रश्न है, फिर अभी थोड़े टफ पर भी आते हैं हम लोग। देखो, पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसने ये हमें पहले ही मेंशन करके बता दिया कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है और उनके पैरामीटर हैं 32 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक बार जरा देखिए, ये पैरामीटर 1 है, ये पैरामीटर 2 है, ये 32 और ये 48 है। आप मुझे अलाउ करें तो 16 से काट देते हैं इसको, 16 से 2 बार 32 और 16 से 3 बार 48। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका ट्रायंगल पहला वाला है और ये ट्रायंगल जो पहला वाला है वो है क्या बताइए, एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल जो है पी क्यू आर है। अगर मुझे ये पता लग चुका है कि दोनों के पैरामीटर्स वो 32 और 48 हैं जो 2:3 में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी और पी क्यू आर की हर चीज इसी अनुपात में होगी। अगर मुझे कोई कहे कि इसका जो मीडियन है वो 10 है तो इसका 15 होगा, बताइए। कोई कहे इसका एल्टीट्यूड 8 है तो इसका 12 होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज, क्योंकि हर चीज केवल एक एरिया को छोड़कर, किसको छोड़कर, एरिया को छोड़कर। एरिया में क्या करना है, स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, वो एरिया का रेशो आ जाएगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बहुत ही जल्दी से, ताकि बिना कोई डायग्राम बनाए तुरंत काम हो। सवाल क्या है जरा देखिए, इफ पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो पोर्शन है, मैंने कहा ना सीक्वेंसिंग, ये पी क्यू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा क्या जरा देखिए, देन द मेजरमेंट ऑफ ए बी। क्या मैं ये मानूं ये वाली चीज दी है और ये वाली चीज पूछी है? हर बार डायग्राम बनाने का प्रयास ना करें। मुझे बताइए, ये पी क्यू है और ये ए बी है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो 10 है ये रेशो में किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 2 चाहिए तो 6 2/3 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि रेशो में 3 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। आप जरूर से, मैंने रेशन प्रपोर्शन का चैप्टर अर्थमेटिक वाले में डाल रखा है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि रेशो का, परसेंटेज का, इन सब का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा होता ही है। अब 3 का मतलब यह है, तो 1 का मतलब क्या है बताइए, 10/3, और मुझे रेशो में 2 की जरूरत है क्योंकि ऊपर वाले की चाहिए, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 20/3, और ये क्या होगा 6 2/3 सेंटीमीटर। और ये छोटी मोटी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनमें अगर आपने रिटर्न वर्क किया तो बुरा मत मानिएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो
क्या करना पड़ेगा? बहुत सीधी सिंपल क्लियर बात है, कंपटीशन का जमाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किसी भी तरह से डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मेक द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या? आपको औरों से बेहतर होना ही पड़ेगा, भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। आपको केवल स्ट्रेटेजी यही अपनानी पड़ेगी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर श्योर सक्सेस। आपको जल्दी करना ही पड़ेगा, आपको रिटर्न वर्क कम करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको सीरियसनेस अपने आप में लानी ही पड़ेगी। आपकी नींदें खराब हो जानी चाहिए, आप में तड़प होनी चाहिए कि सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, और इस सब के लिए रिटर्न वर्क कम होगा। और मैं आपको अपनी थ्योरम जो कई बार बता चुका हूं, वही स्टूडेंट्स एग्जाम में रिटर्न वर्क बहुत कम करते हैं जो सबसे पहले खूब रिटर्न वर्क करते हैं। क्योंकि खूब रिटर्न वर्क करते हैं, एक रेस जब होती है ना, तो रेस में उस दिन सबसे कम टाइम में जो रेस पूरी करता है तो वो वही करता है जिसने पहले दौड़ बहुत लगाई होती है। मेरी बात समझ पा रहे? एक वो डॉक्टर जो किसी बड़े सरकारी अस्पताल में खूब एक्सपीरियंस लेता है, क्रिटिकल केसेस खूब आते हैं, उसके लिए छोटी मोटी चीज को हैंडल करना आसान काम है। मेरी बात समझ पा रहे ना? तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता ही करता है। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने कहा था कि अगले जो वीक है, यानी कि ये वीक में मैं अनाउंस कर दूंगा कि रीजनिंग की क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं। देखिए, मैं कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं भी अभी भी, लेकिन परिस्थितियां, अब हर चीज मैं आपको नहीं बताना चाहता और नहीं बता सकता। आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं, अभी भी सिचुएशंस मुझे अलाउ नहीं कर पा रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा क्लासेस ले पाऊं। अभी मैं ये क्लास भी किसी तरह से ले पा रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर आप नोटिस करे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि मैं इस मैथ्स की क्लास की लेंथ थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आने वाले समय में इसको मैं अभी 1 घंटे तक ले आया हूं, इसको 1 घंटे से मैं 1.25 घंटे पर ले जाऊंगा ताकि हमारा कोर्स और जल्दी हो पाए। लेकिन रीजनिंग की क्लासेस आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दिल से, क्योंकि ये कोई मैं आपसे प्रोफेशनल बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। रीजनिंग की क्लासेस, जो कुछ रीजनिंग में होता है आपके एसएससी लेवल पर, आपके रेलवे लेवल पर, आपके जो कुछ होता है, एक बैंक लेवल को छोड़ दो क्योंकि बैंक में रीजनिंग का लेवल बहुत हाई चला जाता है, जो भी एसएससी लेवल पर होता है वो ऑलरेडी डिवोशन चैनल के जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाइए, आप रेलवेज की एनटीपीसी की प्लेलिस्ट देखिए रीजनिंग की, उसमें 82 सेशंस अवेलेबल है। कौन सा चैप्टर है जो उसमें नहीं है मुझे बताओ? हर चीज अवेलेबल है, इवन अरिथमेटिक सारी अवेलेबल है। मैं मानता हूं वो एसएससी का लेवल नहीं टच कर रही अरिथमेटिक, लेकिन रीजनिंग पूरी तरह से कवर कर रही है। अब आप फॉर्मेलिटी की बात करें कि साहब आप तो दोबारा वही काम करेंगे, करने को तो कर लेंगे, मैं मना कर ही नहीं रहा, लेकिन जब तक वो नहीं हो पाता तब तक आप ये मान सकते हैं क्या फर्क पड़ता है। अरे मैंने ही तो क्लास ली है, मेरी तो क्लासेस है कि नहीं? अगर मैं और लूंगा क्लासेस तो थोड़ा और अपडेशन होकर आ जाएगा, लेकिन आप तब तक उनसे काम आराम से चला सकते हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको रीजनिंग का हर चैप्टर इजी से इजी, आप मैट्रिक्स ले लो, एनालॉजी ले लो, क्लासिफिकेशन ले लो, आसान से आसान, आप टफ से टफ ले लो, आप सिलोजिज्म ले लो, आप ब्लड रिलेशनशिप ले लो, आप पजल्स की बात कर लो, आपको हर चीज वहां अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए अपन अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 49, जरा देखिए, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ कुछ डेटा दे रहा है। देखो, HIGF कॉमन नहीं है और DE कॉमन कुछ भी नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, आर पैरेलल लाइंस। अब ये तीनों पैरेलल लाइंस है, तीनों की साइज पता नहीं है, लेकिन DG कुछ DG GH और FI यानी गैपिंग पता है। जरा बोर्ड पे देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। आप देखिए, कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है, कौन सा? सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है, सिमिलरिटी का। इसको देखकर मुझे मालूम चल रहा है कि यहां पर मैं बीपीटी थ्योरम लगा पाऊंगा। कौन से लगा पाऊंगा? बीपीटी थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग पाएगी, मिड पॉइंट्स नहीं है ये। अब जरा देखो, एक बार बिना रिटर्न वर्क के करते, देखो HIGF और DF ये पैरेलल लाइंस है,
तो HIGF और DF पैरेलल। अब मुझे ये पता नहीं कि कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे, कौन सी बीच में, आई डोंट नो। ये थोड़ी बोला है, उसने बोला ABC तीनों पैरेलल लाइन से होंगी, पैरेलल लाइंस, कौन सी ऊपर नीचे है पता नहीं। आगे बात करते हैं। देखो DG6 है, DG6 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें तो देखो G है, समझो बात को, इसमें तो D है और इसमें G है, यानी ये जो दोनों लाइंस हैं इन दोनों के बीच की गैपिंग 6 है, इन दोनों के बीच की गैपिंग 6। अच्छा, GH, G इसमें और H इसमें, यानी इन दोनों के बीच की गैपिंग 4 है। बताइए है कि नहीं गैपिंग। और FI, F ये रहा और I ये रहा। देखो समझने की कोशिश करो, दोनों साइड्स होती है ना गैपिंग के लिए, तो क्योंकि ट्रायंगल में अगर हम BPT लगाएं तो इधर वाले प्रोपोर्शन और इधर वाले, भाई मिड पॉइंट थोड़ी है जो दोनों सेम होंगे। अब इसमें समझना क्या था कि इसमें जो DG दिया था ना, DG, तो DG में क्या था, D पहला वाला और G पहले वाला, इधर वो 6 था। और GH में क्या था कि ये G और H पहले वाला वो भी था। लेकिन इधर जो दिया ना FI, उसमें F और I ये सेकंड वाला, यानी कि राइट साइड में। देखो क्या कहना चाहता है, बोर्ड पे देखो। अच्छा, अगर अपन चाहें तो आपको यह पता लग गया इनका गैपिंग गैपिंग गैपिंग। आपसे पूछा क्या है, EF पूछा है, तो EF पूछा है, FI दिया है। जरा देखो एक बार जरा सा देख लीजिएगा। HI, ये रहा H, ये रहा I, ये रहा G, ये रहा F, और ये रहा D, और ये रहा E। ये क्या है, सब तीनों पैरेलल लाइंस हैं, ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। अब आगे क्या बोला जरा देखो, उसने बोला DG, ये रहा DG, यानी कि DG का गैप जो है वो 6 है, और GH का गैप 4 है। FI का गैप कितना बताइए, 10 है FI का गैप। तो EF का गैप ये क्या होना चाहिए, 4 का 2.5 गुना है, तो 6 का 2.5 गुना 15 आंसर है। 15 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। जरा ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, ये पैरेलल लाइंस हैं। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, जरा देखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 3 लाइंस चाहिए, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। जरा ध्यान दो, अगर मैं इन 3 लाइंस की बात करूं तो जरा देखो, आप इसके साइज पे मत जाना, सिर्फ मैं तो ये देख रहा हूं, ये H है और ये I है। मान लीजिए ये G है और ये F है, और ये D है और ये E है। ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर तीनों पैरेलल लाइंस हैं तो क्या मैं बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? हां कर सकता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, बार बार समझाया। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है? बीपीटी थ्योरम बोलती है, अगर देखो सुनो सुनो सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? अगर मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो पैरेलल बनती है और आधी बनती है। जबकि बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है? वो मिलाने पर पैरेलल साबित होती है। जबकि बीपीटी थेल्स थ्योरम में पैरेलल दी जाती है। अगर वो पैरेलल है तो रिजल्ट जो निकलेंगे वो उसी प्रपोर्शन में निकलेंगे, उसी रेशो में निकलेंगे, जो लेफ्ट में वही राइट। यानी कि HG और GD का जो रेशो है वही रेशो IF और FE का होना चाहिए। ये थ्योरम बोलती है थेल्स थ्योरम, जो मैंने कल समझाई थी। अब ये HG मुझे दिया गया 4 और ये दिया गया 6 और ये दिया गया 10, तो ये कितना होगा? साइज पे मत जाना, मैंने पहले ही बोला। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि ये पैरेलल लाइन से, तो आपको पता है कि HG और GD में जो बात होगी वही बात IF और FE में भी होनी चाहिए। अब आपको पता है इतना सा कि ये 4/6 है, तो ये रेशो में काटेंगे तो 2/3 बनेगा। तो ये 10 है तो ये 2/3 है, तो ये भी तो 2/3, तो 15 होगा। अब मैंने इतनी तामझाम नहीं किया, मैंने सीधा क्या देखा कि सेम रेशो में 4 से क्या बना बताइए 6, यानी 1.5 गुना। तो 10 का 1.5 गुना कितना होगा? 15, तो सीधा 15 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या जरा 50 देखिएगा। यह बढ़िया प्रश्न है, देखते ही दिख रहा है सामने, बढ़िया प्रश्न है। चित्र में CAB 90 डिग्री है, ये तो हमें वैसे ही दिख रहा है क्योंकि ये CAB 90 डिग्री तो ये दिख ही रहा है, यहां पर साफ साफ 90 डिग्री है। आगे क्या बोला गया? AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर। अगर AD परपेंडिकुलर है BC पर तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक राइट एंगल है और ये भी एक राइट एंगल है। बताइए है कि नहीं? यानी कि ये बात यहां पर वही हो गई जो मैंने आज आपको सिखाई थी। क्या? राइट एंगल के अंदर 2 राइट एंगल, तो ये एक राइट एंगल है और ये भी एक राइट एंगल है।
अब जरा देखिए आगे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। एसी उसने दिया 100 सेंटीमीटर, एसी उसने दिया 100 सेंटीमीटर। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन लेंगे बस ये, इसके बाद में, लेकिन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। एसी 100 सेंटीमीटर है और ए बी भी 100 सेंटीमीटर है, ये दोनों 100 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला, सी बी 135 सेंटीमीटर, ये पूरा सी बी 135 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी का मतलब है ये वाली लेंथ, यहां से लेकर के और ये वाली लेंथ होनी चाहिए 100 कॉमन 67.5। आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत तुरंत काम होगा, कैसे होगा समझना मेरे साथ साथ, अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे लोग। मुझे केवल आप ये बता दीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल दो बने हुए हैं, ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं वो भी सिमिलर, यानी कि तीनों सिमिलर हैं या नहीं है, मुझे इतना सा बता दीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्यों है, ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारी कहानी हम पहले भी कर चुके। ये 90 ये थीटा तो 90 माइनस थीटा बचेगा, और ये 90 माइनस थीटा तो थीटा बचेगा। तीनों ट्रायंगल्स में, बड़े वाले में, दोनों छोटे वाले में, तीनों एंगल्स एक समान दिख रहे हैं। अगर तीनों एंगल्स एक समान दिख रहे हैं, तीनों एंगल, तीन छोड़ो दो भी एक समान हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अब सुनो मेरी बात, अगर मेरे से बात हो रही है इस CD के बारे में, तो एक बात बताइए, ये मैं एक रेखा खींचता हूं, एक बार मैं आपसे ये ट्रायंगल की बात करना चाहता हूं, छोटे दोनों ट्रायंगल, एक तो बात करता हूं मैं आपसे ACD की, और दूसरा ट्रायंगल में ABD की बात करता हूं। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे ये जानकारी दीजिए। मुझे ये साफ नजर आता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों के एंगल्स बिल्कुल सेम है। क्यों मैंने ये दोनों पकड़े, क्योंकि दोनों में अगर सिमिलर है तो तीनों एंगल सेम है, तो तीनों साइड्स भी सेम होनी चाहिए। अब आप देखो, अगर ये दोनों सिमिलर है, ये 100 है, देखो जरा 100 है, ये भी 100 है, दोनों की ये वाली साइड सेम है, ये वाली तो साइड ही कॉमन है, तो वो तो सेम होगी। अगर ये साइड सेम है, ये कॉमन साइड सेम है, तो ये साइड भी तो सेम होनी चाहिए, मुझे बताइए, यस और नो। तो ये साइड सेम होनी चाहिए, ये पूरी BC 135 है, तो CD कितनी होनी चाहिए, सेम। तो तभी हो पाएगी ना जब इसको आप आधा करेंगे, और 135 का आधा कितना होता है, 67.5। उम्मीद करता हूं आपको चीजों में मजा आ रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 50 क्वेश्चन है, 350 से 400 क्वेश्चन पे आएंगे आने वाले दिनों में। कम से कम 15 से 20 सेशंस ऐसे होंगे जिनमें थियरी नाम मात्र की होगी, केवल और केवल क्वेश्चंस की बात होगी। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, शुरुआत में थियरी बहुत जरूरी होती है, अभी थियरी बहुत सारी बाकी है, लेकिन जरूरी है। क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थियरी भी जरूरी है। अगला जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अंदर मैं जो मंडे को बात करूंगा उसमें हम थियरी की बात नहीं करेंगे, मैं कम से कम 15 क्वेश्चंस लूंगा केवल और केवल सिमिलरिटी के, एक से एक धांसू प्रश्न, जिनमें से आधे प्रश्न एग्जाम में आए हुए होंगे और आधे प्रश्न बनाए हुए होंगे मेरे, जो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाएंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आप ही के साथ है। वीडियो देखने के लिए, आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।